सभी को नमस्कार। आज 21 मार्च है और 21 मार्च में बिहार के न्यूज़पेपर में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि जो भी न्यूज़पेपर आप है ये कौन सा न्यूज़पेपर है और ये न्यूज़पेपर कहाँ मिलता है। देखिए, जितना भी ये न्यूज़पेपर है सारा न्यूज़पेपर बिहार के पटना एडिशन का है। कौन सा एडिशन का है? पटना एडिशन। क्योंकि बिहार में कई सारा न्यूज़पेपर आता है लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। ये पटना एडिशन का है और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इसमें कई सारे न्यूज़पेपर होते हैं जो कि आप लोग हो सके एक दिन में ना पढ़ पाएँ। इसमें क्या है कि एक तो दैनिक जागरण है, फिर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, फिर आपका हिंदुस्तान है, प्रभात खबर है, एक आज तक आता है वो है, एक तो और राष्ट्रीय सहारा आता है। तो कई सारे जो न्यूज़पेपर जो पटना एडिशन में आता है या जो भी मैगजीन भी आती है उन सब का एक कलेक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि हमारी टीम जो है ना सारे न्यूज़पेपर को एक जगह पहले देखती है, पढ़ती है, उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है उसका मतलब कि कटिंग निकाल के फिर उसमें क्वेश्चन बनाया जाता है। क्या इसमें पीटी क्वेश्चन बन सकता है, क्या मेंस में बन सकता है, या क्या ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तब जाके ये वीडियो बनता है। इसलिए आप लोग इसको सिर्फ वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद इसको शॉर्ट में नोट्स बना लें, क्योंकि ये वीडियो लगातार आएगा। ये लगातार चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी उसमें सब डेली वीडियो आएगा। और ये जो वीडियो का खासियत सबसे बड़ा बात यह है कि पीटी कब मेंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है सबका मैं जो है ना कवर कर रहा हूँ। अगर आप पिछला मेरा जितना भी वीडियो 10 मार्च से मैं शुरू किया हूँ, 10 मार्च से लेकर आज 21 मार्च हो गया, 11-12 दिन में जो भी वीडियो बनाया उसमें पीटी एंड मेंस, यहाँ तक कि मैं 2-1 पर डे मॉडल आंसर भी डिस्कस करते जा रहा हूँ मेंस का, ताकि आप लोग को पीटी के साथ मेंस का भी तैयारी हो जाए। इसलिए सोर्स जानना अच्छी बात है कि मैं कहाँ से बता रहा हूँ, लेकिन इससे बेहतर है कि आपको जो बताया जा रहा है उसको करें, क्योंकि आप लोग एक दिन में इतना नहीं पेपर तो पढ़ नहीं पाइएगा। तो इसलिए खाली वीडियो देख लें और मुश्किल से आधा घंटा का मैक्सिमम वीडियो होता है। तो अगर आप इसका स्पीड बढ़ा के भी आराम से अगर आधे घंटे का वीडियो है अगर आप स्पीड बढ़ा के देखें तो मुश्किल से 15 मिनट में हो जाएगा, तो वो भी काम कर सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो फॉर्म में आता है। पीडीएफ इसका कहाँ है? इसका पीडीएफ जो है ना नीचे टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक दिया गया है, IAS PCS फाइटर्स करके नाम है, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। और नीचे लिंक दे दिया गया उसका, वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए और लिखिए। चलिए आज का शुरू करते हैं। आज एक नेशनल लेवल का खबर मैं पहले लिया हूँ, ये बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे देखिए जो मंत्री हैं मध्य निदेश मंत्री जो बिहार के हैं उनका नाम है सुनील कुमार है। तो उन्होंने कहा है मतलब कि विधानसभा में कि मद्य निषेध उत्पादन और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने सरकार की ओर से दिए जवाब में कहा है कि सरकार शराबबंदी पूर्ण मनोयोग से लागू कर रही है। इसमें जो भी आपका सुझाव होगा हम लागू करेंगे, मतलब अगर विपक्ष का कोई सुझाव होगा तो उसको हम भी लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू होने के बाद 1 लाख, इसको डेटा याद रखिएगा, 1,32,875 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 21% लोगों से को सजा जो है ना दिलवाया गया है। आम जन को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उधर 22 में 11 नए निबंधन कार्य, मतलब कि जहाँ रजिस्ट्रेशन का काम होता है, हम जमीन रजिस्ट्री करते हैं और भी कई सारे स्टाम्प शुल्क लगता है, इस सब में निबंधन कार्यालय होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो वही इन्होंने कहा है कि 11 नए रजिस्ट्रेशन ऑफिस का सृजन किया गया है। रजिस्ट्रेशन कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए 31 अवर मतलब और भी कई सारे अधिकारी का नियुक्ति हुआ और ये बीपीएससी के थ्रू अधिकारी बनते हैं, ये सब जो दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ष 2022-23 पे रजिस्ट्रेशन विभाग का वार्षिक जो लक्ष्य है 5500 करोड़ रुपये के विरुद्ध अभी तक जो है ना 5218 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति हो चुका है। रजिस्ट्रेशन जब हम लोग कराते हैं तो बिहार में सरकार को शुल्क मतलब कुछ ना कुछ फीस देते हैं, हाँ भाई इतना रुपया में स्टाम्प अगर खरीदते हैं 2 रुपया 3 रुपया 50 रुपया लिया जाता है, सरकार हमसे लेती है, तो वही सरकार का रेवेन्यू से जनरेट होता है। तो वही यहाँ पर कहा गया। आगे उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023-24 के लिए जो है ना कई तरह के जो ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय एवं AN सिन्हा इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे कराया गया है। इस सर्वे के में यह बात प्रकाश में आई कि 99% महिलाएं शराबबंदी का समर्थन कर रही। इसके अलावा 1.8 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। एक मतलब कि ये कहीं ना कहीं शराबबंदी का पॉजिटिव है, या सरकार क्या करे आप इसमें लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है छेड़खानी की घटनाएं में भी क्या एक फिलहाल कमी आई है। छत्तीसगढ़ इसको लागू करने के विचार में है, इसलिए वहाँ की टीम आई थी, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि विभाग का आदेश है कि जो लोग सप्लायर और शराब तैयार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। छापेमारी के दौरान ड्रोन, बोटर मोड, श्वान दस्ता, ब्रेड एनालाइजर और दूरबीन का प्रयोग किया जा रहा है।
जब शराब की बोतलों का सदुपयोग और रोजगार सृजन के लिए उससे क्या बनना है, चोरी निर्माण कराया जा रहा है। उत्पाद अभियोग के तो मतलब करीब ये है कि कई सारे न्यायालय भी खोला गया अगर जब कहीं इस तरह के लोग पकड़ाए जाते हैं। तो ओवरऑल कहने मतलब इसमें यही है कि जो है ना, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि शराबबंदी के फ़ायदे या शराबबंदी को सुचारू रूप से चलाने सरकार क्या प्रयास कर रही है, आप ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सारे पॉइंट को जो मैं डिस्कस किया उसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट खबर को चलते हैं। हाँ, ये अभी जो ऊर्जा मंत्री बिहार के हैं विजेंद्र यादव, तो उन्होंने कहा है कि राज्य का जो है ना पूर्ण जो है ना विद्युतीकरण हो गया, मतलब कि हर एक गांव में घर में हमारे राज्य में बिजली पहुंच गई है। 18 में ही हो चुका था, ठीक ना। तो अब यहाँ कह रहा है कि अब जो बिजली तो ठीक है, बिजली पहुंचना अलग बात है, अब 24 आवर सप्लाई होना एक अलग बात है। देखिए बिजली तो ठीक है भाई, आपने वायर तक वहाँ से पहुँचा दिया घर तक, लेकिन अब लगातार 24 घंटे सबको बिजली पहुँचे, इसके लिए आपको उत्पादन पे ध्यान देना पड़ेगा। बिजली कंपनियों को उतना आपको पैसा देना पड़ेगा ताकि बिजली का आबाद आपूर्ति मतलब कि घरों के यूज के लिए भी हो, इंडस्ट्री के लिए यूज के लिए भी और कृषि के यूज के लिए भी। तो इसलिए इस बार जो कृषि रोड में 4 आ रहा है उसमें बिहार सरकार क्या करे, अलग से जो है एक लाइन लगाएगी जो खेतों तक पानी सिंचाई जाए। जैसे अभी जो हमारे बिहार के हर एक खेतों तक ना बिजली की सुविधा नहीं है, तो सरकार इस बार एक अलग फीडर बनाएगी। उसमें क्या करेगी कि कुछ बिजली आपके घर के लिए यूज होगा और कुछ बिजली आपका कृषि के लिए और कुछ बिजली आपका किसके लिए इंडस्ट्री के लिए यूज होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो वही है कि हर घर तक बिजली पहुँच गया, लेकिन अब उसको लगातार बिजली पहुंचाने के लिए सरकार को कई तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले आपको क्वेश्चन बना दिया हूँ, हर घर बिजली योजना क्या है। ये ऐसी योजना था जिसके तहत ये 7 से 1 का था, ये जिसके तहत बिहार के हर घर में बिजली पहुँच गया, इसका लिखना था। फिर बिहार के सभी गाँवों में बिजली पहुँच गई, लेकिन अब बिजली की लगातार आपूर्ति बनाए रखना सबसे बड़ी क्या चुनौती है। इससे निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास करे और आप इसमें क्या सुझाव देंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अपकमिंग मेंस के लिए। इसलिए आप उसको लिखिए और सोचिए। इसमें बस वही है कि लिखना कि योजना क्या है, लगभग 50-60 लाइन में योजना वायम लिख दीजिए। बाकी आप लिखिए कि बिजली हर एक लगभग जितना भी बिहार में गांव है सब जगह पहुंच गई, जितना फैमिली है सब जगह पहुंच गए। अब इसमें जो कि उनकी डिमांड बढ़ते रहेगी, अब लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए हमको, जैसे कि NTPC कल भी मैं बताया था एक बाढ़ में चालू होने वाला है। फिर और भी जो ऊर्जा के सोर्स है या जो छोटे छोटे जल विद्युत परियोजना है या सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सब पर सरकार को फोकस करना चाहिए। सरकार कर भी रही है। आप मैं पढ़ाया हूँ कई बार कि जो सरकार जितने भी सरकारी बिल्डिंग है वहाँ क्या लगा रही है, सोलर प्लांट लगा रही है। तो आप जिक्र कर सकते हैं। बाकी आगे क्या प्रयास होना चाहिए, जैसे कि हमको जो इथेनॉल से या गन्ना के जो खोई से सब से हमको एनर्जी निकालने का प्रयास करना चाहिए। और भी जो सौर ऊर्जा जितना भी है उसका स्कोप ढूंढना चाहिए। तो ये करके हम इसके चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए और जो कुछ खबर है, इन्होंने जो मंत्री जी बोले हैं कि वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्रों में औसतन जो है ना 23 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 21 से 22 घंटे बिजली जा रही है, ठीक है। उसके बाद कहा है कि वितरण क्षेत्र में जो भी शहरों में GIS तकनीक के नए शक्ति उपकेंद्र जो सब जिसको बोलते हैं हम लोग सब स्टेशन जो बनाया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता सामान से 1/4 होती है। मतलब कम जमीन में भी ना ज़्यादा जो है ना इस तकनीक से ना सब स्टेशन बनाया जा रहा है। कहा गया कि वर्ष 2011 में जहाँ आपूर्ति जो बिजली का 1802 मेगावाट मात्र था, आज वही बढ़ के जो लगभग जो है ना आपका 5-6 हज़ार के ज़्यादा हो गया। उसके बाद यहाँ पे अभी वर्तमान 6,738 मेगावाट अभी हो गया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि। इतने 10 साल में इतना अधिक, मतलब 6 गुना जो है बिजली का मांग भी बढ़ गया और उत्पादन भी बढ़ गया। उसको एक जो इन्होंने कहा है सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि बिजली का असली चेहरा तो रात में ही दिखता है। इसरो ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट द्वारा देश का नाइट लाइट में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया, जिसमें नाइट टाइम लाइट में 474% की वृद्धि हुई है, जो देश में सबसे ज़्यादा। अब ये आप लोग को पता नहीं होगा कि ये नाइट टाइम लाइट क्या होता है। इसरो का जो एक सैटेलाइट है उसका नाम है नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। आपको पता है कि रिमोट सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जो किसी चीज़ को टच किए बगैर वहाँ से सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी के अगर कोई भी रिसोर्स है या कोयला है, लोहा जो भी पाया जाता है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होता है वो सिर्फ पिक्चर के थ्रू उस चीज़ों के बारे में पता करता क्या है या क्या नहीं है। तो इसरो का एक अलग से प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है इंडियन रिमोट सैटेलाइट सिस्टम। इसके जरिए वो कई सारे जो रिमोट सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसके जरिए ये सब चीज़ होता है। अब ये होता क्या है कि मान लीजिए कि ये जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ये रात में काम करती है। जैसे मान लीजिए कि
पहले तो है 11 में बिहार में बिजली गांव में नहीं होती थी, तो पूरा गांव अंधेरा होता था। तो जो ये आपका जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता था, ये रात में जब 11 में जब वहाँ पिक्चर खींचती थी तो बिहार में अंधेरा होता था। तो मतलब इसका मतलब अंधेरा होने का मतलब ये है कि गांव में बिजली नहीं है। लेकिन अब जब से बिजली हर एक गांव में पहुंचना शुरू हो गया है, तो अब रात में भी एक्टिविटी होना शुरू हो गया। मतलब रात में लोग अपना कोई काम कर रहे हो तो इसका मतलब लाइट चलता है। तो इस सर्वे के आधार पे ये जो इसरो इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि बिहार में चूंकि पहले लाइट नहीं थी इसलिए गाँव रात में अंधेरा दिखता, लेकिन अब चूंकि बिजली पहुंच गई तो उस फोटो को लेकर, उस पिक्चर को लेकर अब इस पे एक रिसर्च आया है कि बिहार में जो है हर एक गांव में बिजली पहुंच गए थे। इसका सर्वे का मतलब ये है कि इसरो करती है, सैटेलाइट के जरिए करती है। रात में जो एक्टिविटी इंसान करता है गाँव में जो करता है, जो बिजली का मतलब पहले मान लीजिए कि लोग टीवी रात में नहीं देखते थे, अब बिजली आती टीवी लोग टीवी देख रहे हैं या और भी कोई अपना प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं रात में लाइट जलता है। तो इस आधार पर ना इसका सर्वे किया जाता है। इसको बोलते हैं नाइट टाइम लाइट एक ना है। और इसमें सबसे अधिक उछाल किस में हुआ है? आपका बिहार में, फिर मणिपुर है और भी राज्यों में। एक क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे अधिक बिजली का जो है ना वृद्धि हुआ था, आपको लिखना पड़ेगा कौन सा, बिहार। और नेशनल लेवल मात्र 43% है। ओके, फिर आगे यहाँ पे कुछ जो रेवेन्यू जमा हुआ उसके बारे में यहाँ दिया गया, आप उसको डेटा देख सकते हैं, ठीक है। बाकी एक आपके लिए ये भी है कि 2011-12 में 134 यूनिट प्रति परिवार बिजली होता थी, आज जाके वही खपत जो है ना प्रति व्यक्ति आज 329 यूनिट हो गया। ये भी आपका पीटी में अगर पूछ चुका है, इसको देख लीजिएगा। बाकी इसमें आपके लिए और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी इस जो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, प्राकृतिक आपदा का बिहार में प्रभाव। मैं ऑलरेडी इसका एक जो है ना मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे परसों के क्लास में जाकर देख लीजिएगा। बस वही जो अभी ओलावृष्टि हुआ, रबी फसल के लिए काफ़ी नुकसानदेह हुआ था, इसको ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ ये भी कहीं कहीं नुकसान हुआ, कहीं किसानों को लाभ भी हुआ, तो इसमें यही बताने का कोशिश किया गया है। यहाँ लिखा ना, सब्जियाँ आम लीची को कहीं कहीं लाभ भी हुआ, लेकिन प्याज को क्या हुआ, क्षति हुआ, गेहूँ को क्षति हुआ, क्योंकि जहाँ एक सिंचाई हो गया था तो उसको फायदा हुआ, जहाँ 2-3 सिंचाई ऑलरेडी हो चुका था उनको क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये कृषि रोड मैप अभी चौथा आ रहा है। इसमें जो है ना आपको ना चौथे कृषि रोड मैप 4.8 लाख बिजली का जो ना अलग से कनेक्शन खेतों में दिया जाएगा। अभी मैं अपने गांव में देखता हूं कि जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि अपने घर से जो है ना, घर के जो उनका मोटर लगा होता है, मीटर लगा होता है, वहाँ से बिजली जो है ना बड़े से लंबे से वायर में अपने खेत तक ले आके पंपिंग सेट से पानी को खेतों में डालते हैं। बहुत मुश्किल होता है, मतलब इतना लंबा वायर खरीदना, फिर वहाँ तक कनेक्शन ले जाना बहुत बड़ा मतलब मुश्किल है। और जो दूर खेत है तो हो ही नहीं पा रहा है। अगर हर एक खेत तक अगर बिजली का अगर खंभा पहुँच जाएगा तो अब किसान जब मन तब अपना क्या करते हैं, रात में भी सिंचाई कर सकते हैं खेतों में। तो यही है कि अब 4.8 लाख बिजली का कनेक्शन अलग से जो है किसानों को दिया जाएगा, वही कृषि रोड मैप 4 में ये कहा गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कृषि रोड मैप का एक टारगेट ये भी है कि सदाबहार जो क्रांति बोलते हैं कृषि में, वो लाने का प्रयास है। और बिहार जो प्रथम हरित क्रांति में पीछे छूट गया था, और ये कृषि रोड मैप 1, 2, 3, 4 में उसको पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। एक अलग से मैं कृषि रोड मैप अलग ही बना दूंगा वीडियो, अभी तो नहीं, लेकिन एक दिन अलग से मैं इसको बना दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी जो है इसमें आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाँ, ये जो फिर से देखिए चौथे कृषि रोड मैप से सभी किसानों को होगा फायदा, दूर होगी सभी परेशानी, कृषि मंत्री खुद बोल रहे हैं। और मैं यहाँ क्वेश्चन बना दिया हूँ कि कृषि रोड मैप की उपलब्धि की चर्चा कीजिए। कृषि रोड मैप 4 बिहार में कृषि की समस्या को समाप्त कर पाएगी। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी जो है ना, जब मेरा इकोनॉमिक सर्वे का जो क्लास है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ लिखा हुआ इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 बिहार का, उसमें मैं एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में ये बताया हूँ कि जितना भी 1, 2, 3 कृषि रोड अभी तक बिहार सरकार लागू किया उसका क्या उपलब्धि रहा है, उपलब्धि होने मतलब कितना उत्पादन बढ़ा है, क्या क्या किसानों को फायदा हुआ, ये सारी मैं बातें काफ़ी अच्छे डिस्कस किया। वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, और मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा उस वीडियो का। दूसरा बात कि अब जो कृषि रोड में अब जो 4 आ रहा है, क्या ये सारी समस्या को समाप्त कर लेगा? हालांकि अभी तो पूरा तरह जारी नहीं हुआ, जब ये जारी होगा तो इसमें पता चल जाएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें सरकार ने ऐड किया। लेकिन यहाँ से जो जितना भी न्यूज़ पेपर में अभी आया उससे यही पता चलता है कि बिहार सरकार कृषि में जितना हम लोग पीछे हैं उन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास कृषि रोड मैप 4 में कर रही है। इसका मतलब हो सकता है आने वाले जो कृषि रोड मैप से बिहार जो है ना सदाबहार क्रांति को आगे बढ़ पाए, और कृषि जो हमारा सबसे बड़ा जो एक बैकबोन हमारे इकोनॉमी के लिए, उसको और भी बेहतर हम कर पाएँ, इसको ध्यान रखें। अब इसमें देखिए क्या चीज़ें लिखा गया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि विधान परिषद में सोमवार को नीरज कुमार के एक जवाब देते हुए कृषि मंत्री सर्वजीत ने कहा कि चौथे कृषि रोड मैप के बाद किसानों की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। किसानों को मजबूत करने के राज्य में मुख्यमंत्री कृषि
यंत्र सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। 24 जून 2022 द्वारा कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना के तहत 22-23 के अंतर्गत 94 करोड़ 5,14,000 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त हुई। सब डेटा है, देख लीजिए। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो पीटी में 67 में क्वेश्चन पूछा था कि जो कृषि यंत्र बैंक है वो किस योजना के तहत जो है ना चालू की गई है। ये पीटी का क्वेश्चन है 67 का, देख लीजिएगा। तो इस योजना का नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंतर्गत ही जो है ना 25 जिलों के 160 चयनित गाँव में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जानी। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछ चुका, और बाकी मेंस में आप यूज़ कर सकते हैं कि सरकार कृषि यंत्र के लिए अलग से बैंक की स्थापना कर रही है ऐसे ऐसे गाँव में, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो है बिहार गीत से होगा विधान परिषद के सत्र का समापन। ये जो बिहार का जो गीत है मेरे कंठारो, उसी का जो यहाँ बजेगा। बजट सत्र समापन के दिन विधान परिषद में बिहार गीत गूंजेगा। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस बार यह परंपरा शुरू करने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पीटी क्वेश्चन भी हो गया कि विधान परिषद के कौन है सभापति, देवेश चंद्र ठाकुर, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक और यहाँ बताया है कि 2010 से ना बिहार दिवस मनाने का घोषणा किया गया। ध्यान रखें 2010 से बिहार दिवस 22 मार्च को मनाने का घोषणा किया गया है, ये इनका कहना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी पीटी में ये गंगा और शहनाई से बिस्मिल्लाह खां का था अटूट लगाओ। देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा है जहाँ आप ऐसे में यूज कर सकते हैं बिहार, अगर हमें बिहारी होने पर क्यों गर्व है। एक बिस्मिल्लाह खां यहाँ हुए, ठीक है, जो जिन शहनाई इतना अच्छा बजाते थे कि इनको भारत रत्न मिला था 2011 में 1 में। तो इनके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है कि क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पहले इनका जन्म कहाँ हुआ। डुमराव में 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इन्होंने जो है ना बनारस में कुछ सीखे जाके पढ़ाई बनाए। फिर इनका जो है ना जो 2011 में इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। 1956 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और बाकी यहाँ जितना भी इनको एक अवार्ड मिला है ये सब इनको यहाँ पे दिया गया। और इनका मृत्यु कब हुआ, 21 अगस्त को 2006 को 90 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। बाकी इसका देख लीजिए। और 26 जनवरी 1950 को जब लाल किले में फहराए बजाए थे, तो ये भी आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ऐसे में इनका बातचीत कर सकते हैं कहीं कहीं। अब पीटी फिर देखिए यहाँ पे साइकिल गर्ल ज्योति कोरोना में चैरिटी फेस राशि जुटाने वाले पल भाई को मगरमच्छ से बचाने धीरज को होंगे सम्मानित। तो यहाँ पे ये है कि जो ज्योति गर्ल को जो मिला था पुरस्कार, बाल पुरस्कार, फिर इसको मिला था पल साक्षी को, और ये जो है धीरज को, इन सबको जो ना 22 मार्च को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा इस दिवस के मौके पर। बाकी ध्यान रखिए इन लोग को ना मिला है राष्ट्रीय लेवल का बाल पुरस्कार, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इन लोग को अलग से बिहार सरकार क्या करने जा रही है, पुरस्कार देने जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये हाँ, ये जो ना ये भी जो बजट सत्र चल रहा है उसमें जो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि नूरसराय से फिलौल तक 862 करोड़ से बनेगा 25.6 किलोमीटर नया ग्रीनफील्ड रेल हाईवे। मतलब कि मैं कल भी से बात का जिक्र किया था कि बिहार सरकार जो है ना आपका जो आधारभूत संरचना जिसमें मेनली सड़क परिवहन आता है उसके विकास पे काफ़ी जोर दे रही है। और कहीं ना कहीं परिवहन के विकास, मतलब कि परिवहन क्षेत्र में विकास से कहीं ना कहीं आर्थिक विकास भी तेज होगा। इसका सीधा संबंध क्या है कि अगर जहाँ अच्छा रोड बिजली होगा, अच्छा रोड बनेगा, तो चाहे एग्रीकल्चर हो, उद्योग हो, सेवा सेक्टर हो या पर्यटन हो, सबको बढ़ावा मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का राज्य का आर्थिक विकास भी तो होगा। तो इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन बना दिया हूँ कि परिवहन क्षेत्र में तेज विकास से राज्य की आर्थिक विकास को लाभ मिलेगा। तो आप इसका ना चर्चा कर सकते हैं। बाकी यहाँ एक दो चीज़ आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही कि कई सारे फ़र्क का जो है ना मंजूरी मिला है। तो आप देख सकते हैं नाबार्ड कुछ ऋण दे रही है, फिर केंद्रीय फ़र्क से कुछ पैसा मिल रहा है, फिर एक जो बिहार सरकार का 7 निश्चय 2 है सुलभ संपर्कता, उसके तहत में बाईपास बन रहा है। मतलब कि देखिए 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय दोनों में ना फ़र्क पर काम करना था। तो पहला जो 7 निश्चय योजना था उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं थी, गांव में जो फ़र्क नहीं था, मतलब कि सबको कच्ची सड़क को पक्की किया गया, वो 7 निश्चय 1 में था, ठीक ना, अस्पताल तक रोड पहुंचाया गया। लेकिन अब 7 निश्चय 2 में जो मेनली पर्पस है सुलभ संपर्कता जो है, इसमें जितने भी जगह जहाँ बाईपास बनने का चांस है ऊपर से या फ्लाईओवर बनने का चांस है 7 निश्चय 2 में वो किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ ना, 7 जिला में बाईपास, दरभंगा में, भोजपुर में,
खगड़िया में, गया में, किशनगंज में, ये सब जगह बाईपास बनेगा। ये 7 निश्चय 2 का मेन स्कीम है। देखिए जितना भी 7 निश्चय योजना है दोनों एक ही नहीं, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जो पहले पूरा कर लिया गया 7 निश्चय 1.0 में, अब 2.0 में कुछ नया चीज़ लाया गया, तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी एक न्यूज़ आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, भारत नेपाल सीमा परियोजना। इसमें ना जो भारत नेपाल के बीच में जो है बिहार का जो भी जिला लगता है, वहाँ 7 जिले में जो है ना ये भारत नेपाल सीमा परियोजना चल रहा है। तो इसमें आपको एग्जाम के लिए क्या चीज़ है कि 7 जिला का नाम याद रखिए, वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। आपको क्वेश्चन यही पूछा था कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है। आप एक तो पीटी के लिए हो गया। बाकी इसमें 7 जिले हैं, इतना किलोमीटर फर्क है, जो कि दिसंबर 2024 में पूरा हो जाएगा। बाकी सब कुछ और न्यूज़ है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, आयुष्मान भारत योजना और इसमें क्या कमियां। देखिए अभी न्यूज आया है कि आयुष्मान भारत पटना में मात्र 11% लाभार्थियों को ही गोल्डन कार्ड में। तो गोल्डन कार्ड मतलब कि जो भी लाभार्थी इसके जो आयुष्मान भारत में जो कार्ड बना था उसको गोल्डन कार्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो योजना कब शुरू किया गया, 2018 में शुरू किया गया था। अभी बिहार में इसका ना यहाँ दिया हुआ है कि जितना लक्ष्य होना चाहिए था उतना यहाँ पे नहीं हो पाया है, जो कि एक जो है इसकी कमियों को क्या करता है, बताता है। तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है। तो इसका आप थोड़ा देख लीजिए डेटा इसमें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना बिहार में करा रही है। 18 में योजना शुरू होने के बाद अब तक राज्य भर में मात्र 13% लाभार्थी ही गोल्डन कार्ड बन पाए हैं। गोल्डन कार्ड बनाने के मतलब पटना 27वें नंबर पर है। यहाँ 29,90,000 इतना में मात्र 3 लाख का ही बना। यहाँ डेटा दिया, सब जिला का दिया हुआ, कितना लक्ष्य था, कितना बना था। कहीं ना काफ़ी कमी है, मतलब कि ये योजना उतना सफल बिहार में नहीं हो पाया। ठीक है, तो वही देख लीजिए, पूरा डेटा यहाँ दिया हुआ है। डेटा आप अपने लेवल पर लिख लीजिए, कुछ लगभग देखिए डेटा हर एक चीज़ डेटा में क्या है लिखना जरूरी नहीं, हाँ लगभग एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखना था, हाँ लगभग इतना लाख इतना। बाकी आपको पता है इस योजना में क्या है, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये आपको ना परिवार के लोग जो है निःशुल्क जो है ना इलाज करा सकते हैं। और 10 करोड़ परिवार का इसमें टारगेट रखा गया है इस योजना में लाभार्थी, लेकिन उतना सफल अभी तक नहीं पाए। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई आयुष्मान भारत की क्या कमियां, था वही कि रजिस्ट्रेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकारी जो है ना लापरवाही की कमी है, या लोगों में उतना जागरूकता नहीं है, लोगों को भी नहीं पता कि योजना है भी। तो इस ग्रामीण क्षेत्र में मतलब अस्पताल की कमी है, या नर्स नहीं है, डॉक्टर ने कहाँ से योजना पूरी होगी। तो ये सब कमियाँ हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आज कोई मेंस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी कल जो है ना जो भी क्वेश्चन आज दिया या कल जो न्यूज़ पेपर आएगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जिनको भी इसका PDF है नीचे टेलीग्राम का लिंक में आपको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू।